Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. सभी को आप लोग ऐसा करिए कि चैप्टर करवाने चाहिए वो तो करवा दिए। अब हम क्या करें कि ज़्यादा हो सकता है उतना से किस्मत आएगा। यशपाल को आप देख लीजिए जिससे आपके दिमाग में एक बार उनका आ जाए। तो सही है ना? मैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या हुआ? अब क्लियर आ रही है। मैम आप ठीक है? ठीक है ना? तो अपन ये स्टार्ट करवा रही हूँ, जिससे जब दोबारा देख लोगे दोबारा वापस आपका एक रिवीजन के टाइप पर हो जाएगा। तो देखिए, यशपाल यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया था। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ था। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए थे। उनकी उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। इस प्रकार से एक आम आदमी, एक आम इंसान जो होता है, वह इस प्रकार अपने सरोकारों के द्वारा समाज के अंदर अपनी उपस्थिति बनाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक हम कुछ समाज के अंदर ऐसा कुछ नहीं करते कि जिससे मतलब लोग, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं तो आपकी सुंदर खेल के तैयार बना रहे होते हैं, और लेकिन वो कुछ ऐसा करते हैं कि वो समाज के अंदर छा जाते हैं। छोटा सा काम ही उनको छा जाता है, क्योंकि समाज है जिसे चाहे उसके ऊपर बिठा देता है और जिसे चाहे ऊपर वाले को भी नीचे गिरा देता है। तो वही चीजें उन्होंने ऐसी चीजें देखी है क्योंकि मतलब कुछ मतलब अलग से जिनके लक्षण, कुछ विशिष्ट लक्षण नजर आते हैं, उन्हीं चीजों को इन्होंने अपनी शैली के अंदर डाला है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सत्य, यथार्थ का मतलब होता है सत्य। शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमताएं, किस प्रकार से समाज के अंदर विषमता, जो सामाजिक विषमता और राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं कि किस प्रकार ये समाज जो है वो बाहरी दिखावटी मतलब प्रदर्शन में आकर के अपना समय जो व्यतीत कर रहा है, आडंबर की दुनिया, दिखावट की दुनिया आज के समय में सर्वोपरि मानी जाती है। क्योंकि इंसान का खाना दिखाने का हो गया, पहनना दिखाने का हो गया, उसकी बोलचाल दिखावट हो गई, सब में मिश्रण है। कहीं भी ओरिजिनलिटी या रियलिटी नजर नहीं आती है। वास्तविकता से तो हम कोसों दूर हो गए हैं। इसीलिए झूठ का खाना, झूठ का पहनना और झूठ का दिखाना, वही जीवन आज के समय में आ गया है। तो इन्होंने इसी चीज को समाज के अंदर परखा है और परखते हुए इन्होंने उसी चीज को अपनी कलम के द्वारा पन्नों पर अंकित किया है। तो बताया जा रहा है कि इस प्रकार सामाजिक लोगों के अंदर भी विषमताएं नजर आ रही हैं, दूरियां नजर आ रही हैं, राजनीति के अंदर भी धूर्तता, पाखंड नजर आ रहा है, और रूढ़ियों में आपस जो रिवाज हैं उनके उनके विरोध में भी अनेकों लोग खड़े हो गए। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के इन्होंने अपनी इस रचनाओं को लिखा है। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता
उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी की मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा, कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। आप समझिए जो मेन चीज इसमें दी गई है कि यूं तो यशपाल लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा गया था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। कथ्य जब तक कि आपके पास में कोई कथनांक नहीं है, कोई पात्र नहीं है, किसी का कोई चरित्र नहीं है जिससे हम उस कहानी का उद्घाटन कर सकें, जब तक ये सारी चीजें नहीं है तब तक हम किसी चीज को मतलब एक दृश्य भी होना चाहिए, घटना भी होनी चाहिए, पात्र भी होने चाहिए, कोई कथनांक भी होना चाहिए, तभी कोई तथ्य लिखा जा सकता है, तभी कोई कथन तैयार किया जा सकता है। यूं तो ये कहानी सोच के मतलब इस तरीके से लिखी जा रही थी ये बताने के लिए कि देखो बिना इन सब चीजों के आप सोच के कोई चीज लिखी जा सके नहीं लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उन पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। यशपाल जी सामंती वर्ग, जो कि सामंती वर्ग के जो लोग होते हैं वो दिखावे की जिंदगी पसंद करते हैं, जीवन की वास्तविकता से वो कोसों दूर होते हैं। उसी चीज को ऐसे लोगों पर ही, ऐसे सामंत शैली को अपनाने वाले लोगों के जिनका जीवन ही क्या है सिर्फ बनावटी शैली के अंदर आडंबरों में ही घुला हुआ है, तो ऐसे लोगों पर ही इन्होंने कटाक्ष किया है और उनको समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है अपनी शैली के द्वारा। कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। यही बताया मैंने अभी आपको। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। वाकई में हर जगह अपनी शान शौकत को दिखाने वाले आडंबरों से, तरह तरह के आडंबरों से भरे हुए झूठ को ही अपना एक भोजन समझने वाले, क्योंकि आजकल कहते हैं ना रोटी के अंदर ये चीज मिली हुई है। इंसान जिस निवाले को मुंह में जाता है वो निवाला भी उसका झूठ का होता है। तो वही चीज बताई गई है कि ऐसे सामंतशाही लोग जो कि पता नहीं कौन से मिजाज में जी रहे हैं कि देखिए पुरखे जो अपने पूर्वज होते हैं वो दफन हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई जो रियासत होती है उस रियासत से अपना नाम चलता रहता है। चाहे आप कौड़ी भाई घर कमाई भी अपनी ना हो, लेकिन है तो हम कौन, नवाब। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि टोंक में बहुत सारे लोग हैं जिनकी हवेली झूम रही है, लेकिन हाँ उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो नवाबों के नाम से उनका समय चल रहा है, तो आज भी वो अपने आप को क्या समझते हैं, नवाब समझते हैं, अपन को सामंतशाही समझते हैं अपने आप को। तो उन्हीं चीजों के ऊपर कि देखिए इनके खून में ये बात बैठ गई है कि हम लोग नवाब हैं। अब चाहे इनकी कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है, उसके बावजूद भी ये दूसरे के सामने अपना प्रेजेंटेशन जो है वो नवाब की तरह से ही देते हैं। दूसरे को अपने स्वयं को ये समझते हैं कि हम नवाब हैं इससे बोल रहे हैं। अब वो वाली बात है कि कंडीशन इंसान की किसी भी तरह की कुछ भी हो, लेकिन दिमाग में जो चीज बैठी होती है ना वह गुरूर उसके ऊपर छाता रहता है। ऐसे लोगों को ही इन्होंने अपनी इस चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश करी है और उनको ही यहाँ दिखाया गया है। जो हमारे कौन से ऐसे व्यक्ति लखनऊ के, नवाब। हाँ नवाब लखनऊ के। अब देखिए मुफस्सिल चल पड़ने की उतावली में पुकार रही है। जिस पढ़ तो आप लोग चुके, लेकिन मुझे बताइए कि मुफस्सिल क्या होता है। मुझे बताएंगे ये मनस्वी वीडियो ऑन करो अपना। यस मैम। मैम केंद्रीय वीडियो ऑन स्टेशन के यस मैम। हाँ क्या हो गया मैम केंद्रीय स्टेशन के आसपास की जगह है।
यस, गुड। केंद्रीय स्टेशन के आसपास की जो जगह होती है उसे मुफस्सिल बोला जाता है। तो पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। इंसान यदि सफर आराम से करना चाहे तो सेकंड क्लास में यदि सफर करना होता है तो उसके दाम अधिक लगते हैं। ये सभी को पता है कि थोड़ा पैसा ज्यादा होगा तो सफर अच्छे से होगा। दूर तो जाना नहीं था, यहाँ पर लेखक को दूर ज्यादा नहीं जाना था, थोड़ा सा ही, मतलब जो सफर था वो ज्यादा नहीं था, सफर कम ही सफर था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया होगा। कौन कौन सी चीज? एक तो एकांत में सफर करने की वजह से, और दूसरा खिड़की से अपनी कहानी के लिए अच्छे विचार सोचने की वजह से। देखिए, एकांत में सफर हो, ज्यादा भीड़ भाड़ से हम दूर रहें। दूसरा, अपना जो लेखन कार्य करना है उसके लिए अच्छे विचारों की उत्पत्ति मस्तिष्क के अंदर हो सके। उसके लिए अच्छे विचार कब उत्पन्न होंगे? जब हम शोर शराबे से दूर रहेंगे, क्योंकि शोर शराबे के अंदर तो इंसान जो अपनी चीजें मतलब तैयार होती हैं उन्हें भी भूल जाता है। तो बताया है कि उस शोर शराबे से बचने के लिए और वहां पर अपनी रचना की अच्छे से दिमाग में अच्छे विचारों को पहुंच सके, दिमाग के अंदर अच्छे विचार, उनकी उत्पत्ति के लिए। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई? प्राकृतिक दृश्य, कि जब अपन ट्रेन से सफर करते हैं तो निश्चित है कि प्राकृतिक दृश्य में अपन को बहुत अच्छे अच्छे नजर आते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सारी चीजें दिमाग में आई होंगी और इसी कारण उन्होंने सेकेंड क्लास का जो टिकट है वो ले लिया होगा। और आगे देखिए, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के छोटे से डिब्बे को खाली समझकर, सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर बोलते जाइए। कौन चढ़ रहा है यहाँ पर? सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? लेखक। हाँ, लेखक। तो जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। प्रतिकूल का मतलब होता है विरुद्ध, कि जो हमारा अनुमान था उसके विरुद्ध डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी बिना आदमियों के रहित नहीं था, आदमी थे। अब चाहे एक था चाहे 10 थे, लेकिन डिब्बे में आदमी थे। इस बर्थ पर जो सीटें जो होती हैं, इधर सीट और इधर सीट, ट्रेन में ऐसी सीटें होती हैं। तो बताया गया है एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन, सफेदपोश कहा गया है आपके, एक चीज समझ लीजिए, सफेदपोश किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने पहले भी बताया है, चारों बताएगी। चारों सफेदपोश किसे कहते हैं? क्या बोल रही हो? जो स्वभाव से नवाब होते हैं। जो स्वभाव से नवाब होते हैं। अच्छा, वो होते हैं। फिर तो आपने शब्द अच्छे से देख रखा है। मैम, झूठी शान शौकत दिखाने वाला व्यक्ति। यस, बिल्कुल सही बताया कि सफेद, अपन कहते हैं ना कि ये अपन एक बोलचाल की आम भाषा में भी बोलते हैं कि सफेद झूठ बोल रहा है ये इंसान, सफेद झूठ। तो वही चीज है कि जो कि क्या है, झूठी शान शौकत को दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं। जिन लोगों को आडंबर पसंद आता है, जिनको दिखावा पसंद आता है, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति सामंतशाही के प्रतीक होते हैं। तो वही व्यक्ति बताया गया है कि एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत ही सुविधा से, आराम से, यानी सुविधा से आलती पालती मारे हुए बैठे थे। सामने 2 ताजे कितने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। सामने कितने खीरे? 2 खीरे। खीरा बिल्कुल ताजा था, चिकना था और दिखने में भी बहुत सुंदर था। तो वो सामने रखा हुआ था। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, डिब्बे में कूद जाने का मतलब ये नहीं मत समझना कि एकदम से धड़ाम जाके कूदे हैं, नहीं।
मतलब अचानक डिब्बे के अंदर प्रवेश करने से, डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में एक विघ्न होता है बाधा, एक विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। देखिए होता क्या है कि जैसे मैं ही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं क्लास के अंदर अकेली रहूँ, बिल्कुल मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, इस वजह से मैं बिल्कुल अकेली रहूँ, मुझे फालतू लोगों के साथ बातचीत भी करना पसंद नहीं है, तो मुझे एकांत पसंद है। लेकिन अभी जिस समय मैं एकांत बैठी हूँ, अपना अध्ययन करना चाह रही हूँ या कुछ और करना चाह रही हूँ, तो उस समय एकदम से कोई आता है और आकर के वहां बैठे ही जाता है, तो मेरे एकांत चिंतन में क्या हो गया, विघ्न पड़ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ जो नवाब साहब थे, देखो उनकी सोच अलग थी और लेखक की सोच अलग थी, लेकिन अब वो जाने किस सोच से वहां पर बैठे थे, जो लखनऊ के नवाब थे वो भी, उन्हें भी अकेलापन चाहिए था, तो इस वजह से वो बैठ गए होंगे। तो जैसे ही वो क्या कहते हैं आए, तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे नवाब साहब के एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया, किसी ने बाधा डाल दी उसके अंदर, और अब ऐसी खलिश पड़ गई है कि जिस कार्य के लिए वो यहाँ पर आए हैं, अब वो कार्य उनका हो नहीं पाएगा। इस वजह से उस दिमाग में उनमें बौखलाहट हो गई कि ये क्या हुआ, मेरा शांति भंग कर दी इसने आकर के। तो इसी को सोच कर ही उन्होंने आगे की जो प्रतिक्रिया करी थी ना, वो इसी सोच को रख करके करी थी। तो देखिए क्या बोला कि ऐसा इस प्रकार से असंतोष दिखाई दिया, सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। सूझ क्या होता है, ये सब बताएं। सूझ किसको बोला गया है? सोचना। यस, हाँ बिल्कुल सही है कि यह भी नई कहानी के लिए अपने मस्तिष्क में विचार यहाँ पर उत्पन्न करने के लिए, सोचने के लिए यहाँ पर बैठे हूँ। जैसे कि मेरी सोच है, वैसी ही इनकी भी सोच नजर आ रही है, तो इसी वजह से शायद ये यहाँ पर आ गए दिखते हैं और बैठ गए दिखते हैं। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि खीरे जैसी अपदार्थ तुच्छ, बिल्कुल खीरा सस्ता होता है, सस्ता भी आता है, इसमें तो मतलब ऐसा मत कहिए कि हमेशा ही सस्ता आता है, महंगा भी आता है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई सब्जी नहीं बनती, कम महत्व, सलाद के काम आता है केवल। कोई ऐसा नहीं है कि खीरे से अपन पूरा परिवार बैठ के खाना खा ले, खीरा एक साइड में रखने वाली चीज है, बस अपना शौक पूरा करने के लिए होता है। तो इसी वजह से कहा गया है, ऐसी चीजें जिनसे मतलब जिनके ना होने से भी हमको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, आ जाए तो सलाद है, हम बनाकर खा लेंगे, ठीक है, और नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि खाने में कोई अपन को ऐसा हो जाए कि उसके बगैर अपन खाना ही नहीं खा पाएंगे। तो इसी प्रकार से कहा है, ठीक है एक सलाद के रूप में आता है, लेकिन एक सस्ती चीज है, एक तुच्छ चीज है, नवाबों के खाने वाली चीज नहीं है। तो बताया है खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हूँ कि यहाँ पर खीरे जैसे, देखिए लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये जैसे खीरे है, खीरे में क्या है, नमक मिर्च मसाले ऊपर से अच्छे से रख करके ये बेचने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, जगह जगह आपको ये मूंगफली वगैरह आएंगे, सैलेड का ज्यादा वो रहता है, खट्टी चीजें जो होती है ना, ये ज्यादा इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और गर्मी में ऐसी सीजन की बहुत सारी चीजें आती हैं, टमाटर भी है, खीरा भी है, आपके बहुत सारे लोगों को ये मूली वगैरह भी खाने का शौक होता है, तो इनको भी मसाला वगैरह डाल करके, नींबू वगैरह डाल करके और अच्छे से रखते हैं। ककड़ी है, ककड़ी का बहुत प्रयोग करते हैं लोग बाग। तो इस तरह से लखनऊ में ये जगह जगह ठेलों पर ये चीजें मिलती रहती हैं। तो बताया है कि इस प्रकार से अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने की संकोच में हो कि अब वो ऐसी वस्तु तो ले तो आए, लेकिन इस तुच्छ पदार्थ को एक व्यक्ति के आगे, क्योंकि वो अकेले में बैठे थे, उन्होंने सोचा मैं अकेले ही रहूंगा, ऐसा कोई दूसरा आएगा नहीं, तो दूसरे के सामने खाने में उन्हें संकोच हो रहा हो, और अब उन्हें ये लग रहा हो कि यदि मैं इसे खाऊंगा तो मैं लखनऊ का नवाब हूँ, मेरी पहचान तो नवाब से है, और अब मेरी इनके सामने डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से वह उस चीज का शायद संकोच इन्हें हो रहा हो, इस वजह से शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है आपकी, नवाब साहब ने संगति के लिए आखिर उत्साह क्यों नहीं दिखाया।
तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। आंखें चुरा ली मैंने पहले भी बताया आपको, एक मुहावरा है जो कि व्याकरणिक रूप से है। इसमें कई मुहावरों का प्रयोग किया गया है जो अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं मुहावरे भी। तो बताया है कि जब उन्होंने हमसे संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, उनके मन में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था, कोई उमंग नहीं थी हमसे बातचीत करने की, तो फिर हम उनसे क्यों करते। तो इसी वजह से देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको भी मैं मतलब ये बात बोल रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई न्यू स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर आता है और वो मतलब उनसे कोई बातचीत करे ही नहीं, वो अपने आप में मुंह गुप्पा फुला करके और एक तरफ ही बैठा रहे, तो निश्चित है कि आप भी उससे नहीं बोलेंगे कि ये तो अपने आप में मस्त रहता है, तू नहीं बोल रहा तो हमें भी हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट तेरे आगे क्यों गिराएंगे। वो वाली बात सभी के अंदर आ जाती है। तो वही चीज है कि और एक बात ये भी होती है कि यदि कोई व्यक्ति नया आया है तो पहल उसी को करनी होती है, क्योंकि जब तक वह पहल नहीं करेगा तब तक उस जगह पर से वो लोग उससे बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे, और उसे चाहे उसके अंदर अभिमान से वो कोसों दूर हो, लेकिन लोग उसे अभिमानी समझने लग जाएंगे। उसका यही प्लस पॉइंट होता है कि वह व्यक्ति फिर सबके बीच रहते हुए भी सबसे दूर हो जाता है। तो यही बात हुई थी नवाब साहब के कि नवाब साहब ने क्या करा कि वो बंदा आया और आने के बाद में दोनों की सोच की बताइए इसमें, जब आपकी नजर में कौन है, मेरी नजर में कौन है। मेरी नजर में तो ज्यादा करके जहां तक है वहां तक नवाब साहब ही ठीक थे, बाकी लेखक ने तो थोड़ा ज्यादा ही अभिमान दिखाया है। तो क्या है कि वो आया तो उसने सोचा कि जब ये मेरे पास में बैठे हुए हैं तो यहाँ तक कि आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर तो नवाब साहब ने चाहे कैसे भी पूछा, खीरे के लिए पूछा या कैसे ही पूछा या उनसे जो भी किसी भी तरीके से बात शुरू करी, लेकिन शुरू तो करी रुके तो सही, लेकिन लेखक ने तो वो भी नहीं करी। तो अपनी नजर में तो एक वही जगह उनसे ठीक है। और इसी प्रकार कहा गया है कि जब नवाब साहब लेखक से नहीं बोले, वो अपने आप को वो वीआईपी समझ रहे थे, वो समझ रहे थे तू वीआईपी थे समझा मैं वीआईपी हूँ यहाँ पर। तो इसी कारण से उसने भी उनके आने पर उनसे किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करी और अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए और सम्मान में अपनी आंखें चुरा ली, जैसे मैंने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं है। सम्मान में आंखें चुरा लेने का मतलब क्या है, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए अपनी आंखों को किसी से चुरा लेना, यानी उससे निगाहें फिरा लेना। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो खाली बैठे यानी खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि नवाब साहब हैं, सॉरी जो लेखक हैं वो लेखक की आदत होती है, मैंने आपको कवि हो लेखक हो इन लोगों की आदत होती है कि ये लोग खाली में बैठे बैठे कल्पनाएं करते रहते हैं। अपन ने पढ़ा ये चैप्टर काफी सारे ऐसे कवियों के अपन पढ़ते हैं, कविताएं भी पढ़ते हैं, आप लोग बोलते भी हो कि मैडम क्या क्या सोच डाला ऐसे, जरूरी था क्या इतना कुछ सोचना। तो वही चीज है कि इन लोगों की आदत होती है कि यदि इन्हें पत्थर पर भी अकेले बिठा दोगे ना, पर अकेले कमरे में भी छोड़ दोगे ना, तो पता नहीं क्या से क्या बुन डालेंगे, कमरे की चीजों में भी चार चांद लगा देंगे। तो वही चीज है कि खाली बैठे कल्पनाएं करने की इन लोगों की आदत होती है, तभी तो इनके इतने बड़े बड़े लेख लिख देते हैं ये लोग। तो इसी प्रकार से रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, अपने मन ही मन में सोचने लग गए कि नवाब साहब को इतनी असुविधा और इतना संकोच का आखिर क्या कारण होगा। इनके चेहरे पर अजीब सी एक वो नजर आ रहा है, दृश्य नजर आ रहा है चेहरे पर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सोचने लग गए। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से, यानी किफायत का मतलब होता है अपने पैसे थोड़े बचाने के चक्कर में, किफायत के विचार सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश मैंने आपको बता ही दिया कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में यानी बीच के दर्जे में, सेकंड क्लास के दर्जे में सफर करते देखिए। अकेले सफर का
वक्त काटने के लिए ही इन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे। और अब किसी सफेद पोश के सामने जैसे ये वैसे हम, जैसे तुम हो वैसे ही हमें, तो अब ये मेरे सामने खीरा कैसे खाएं, क्योंकि जितनी इनके मन में गुरूर भरा हुआ है उतना ही मेरे मन में भरा हुआ है। अब खीरा एक तुच्छ पदार्थ, खीरा को पदार्थ बताया गया है, तुच्छ वस्तु बताई गई है, तो खीरे जैसी चीज एक बड़ा व्यक्ति जो शान शौकत को रखने वाला व्यक्ति है, वह इस पदार्थ को हमारे सामने किस प्रकार से खाए, इस वजह से ये अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ तक का हो गया। अब आप लोग देखिएगा, मैं अब इसका नेक्स्ट का जो है वो मैं कल पढ़ाऊंगी, दोबारा आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और दोबारा आप लोग सुनते भी चाहिए, ठीक है। और वर्क आपका पूरा सभी का जो मैंने कल कन्यादान दिया है बहुत कम बच्चों का हुआ है अभी, तो सारे बच्चे जो हैं वो कन्यादान कंप्लीट भी करें और जो लर्न करने का काम है वो करते जाएं सब लोग, क्योंकि आप लोगों को बुक के क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं, प्लस जो इंटरनल है वो भी तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि हमें बुक से क्वेश्चन देखनी ही नहीं है, बुक के क्वेश्चन भी अपन को पूरे तैयार करने हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और अनुच्छेद जो है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, इनका कोई कुछ नहीं है, अपने आप ही संकेत बिंदु आएंगे और संकेत बिंदुओं के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। इन्हें चाहे आप 10 लिखो चाहे 50 लिखो, जरूरी नहीं है कि उसी में से आए। उसी प्रकार से विज्ञापन है, टॉपिक बन करके आएगा, जो हमने लिखाए हैं वो नहीं आने वाले हैं, जो आएगा वही आपको लिखना पड़ेगा, जैसा विज्ञापन जिसके ऊपर आया है। उसी प्रकार संदेश है, 5 से 6 लाइन में आपको देना पड़ेगा, मैंने वो भी आपको क्लास में लिखना बता दिया कि संदेश किस प्रकार से लिखते हैं, तो वो भी कोई सा भी आ जाए आपको अपने आप ही लिखना पड़ेगा। और चौथी चीज रहती है पत्र, वो भी किसी प्रकार से किसी भी बनकर आ जाएगा, तो वो भी आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो ग्रामर तो ये है कि रटने की चीज नहीं है, वो तो आपको लिखनी पड़ेगी उसी समय। बाकी जो अपनी चैप्टर है, अपनी गद्य है, पद्य है और कृतिका है, इनको आप अच्छे से तैयार करिए, घोल के पी जाओ अच्छे से, जिससे आपके एग्जाम में आपके मार्क्स कम ना आए, ठीक है। तो आप इतना हो गया, अब नेक्स्ट क्लास कल होती है। हैव अ नाइस डे।